नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक नया विषय पृथ्वी का वायुमंडल लेके आ चुका हूँ। देखिए ये विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए टीजीटी कमीशन परीक्षा के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि वायुमंडल क्या होता है। तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो कोई भी ग्रह होता है और उस ग्रह के चारों ओर जो गैसों का जो आवरण होता है तो उसे वायुमंडल कहा जाता है। अच्छा, पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी के बाहर जो आपका गैसों का जो आवरण है उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहेंगे और इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। इस टॉपिक को हम बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, तो आप बने रहिए और इस पूरे की पूरे वीडियो को जरूर देखिए। अगर बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल की जो स्टडी है, अध्ययन जो है इसका दो प्रकार से किया जाता है। तो वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एरोलॉजी कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि वायुमंडल की दो परतों का अध्ययन होता है, एक ऊपरी परत, एक निचली परत। तो ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऊपरी परत के अध्ययन को कहते हैं वायु विज्ञान, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में एरोलॉजी कहेंगे, और निचली परत के अध्ययन को कि वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहा जाता है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज आपको बहुत ही ध्यान से और अपने माइंड में बिठा के चलनी है, तब जाके बात बनने वाली है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं और निचली परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी करो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, क्योंकि हमारी फीस बहुत कम है, मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी भाई बहन इस फीस को दे सकता है। हमारे पास यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको बहुत ही डिटेल में यहाँ पर थियोरेटिकल स्टडीज़ यहाँ पे करा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 7876145409, अब इस नंबर पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे एनरोल हो चुके हैं। कम से कम अब ये एडमिशन्स का जो सिलसिला है वो 400 प्लस हो चुका है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और अपने सपने को साकार करना चाहते हो तो आप 7876145409, आप इस नंबर पे जरूर जुड़िए। अच्छा, अब बात करते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें। अच्छा, वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें कौन कौन सी? तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है। अगर बात करूं नाइट्रोजन की तो ये 78.8% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। अब कई बार परीक्षाओं में ओनली 78% भी होता है, तो दोनों सही होंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट दिया होगा तो भैया 78.8% होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 20.95 और कभी कभार परीक्षाओं में 21% भी दिया होता है। देखो, गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे तीसरी सर्वाधिक मात्रा में आपकी आर्गन पाई जाती है, जो कि 0.93% पाई जाती है। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, देखो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% यहाँ पे पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे वायुमंडल में चौथी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और अन्य गैसें जो है यहाँ पर 0.04% पाई जाती। अब पढ़ेंगे हम इन गैसेस को बहुत ही डिटेल से। देखिए, आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। यहाँ से आपको मैं बहुत आसान तरीके से इस टॉपिक को आपके माइंड में बिठाने वाला हूँ। अगर एक बार चीज़ नहीं बैठती तो दोबारा दूसरे बार तो चीज़ बैठ ही जाएगी। नाइट्रोजन की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की जो प्रतिशत मात्रा है वो सभी गैसों में सबसे अधिक है? तो बोलेंगे भैया नाइट्रोजन की है। तो याद रखना, पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? तो बोलेंगे नाइट्रोजन की है। थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, 78.8%, या बोलेंगे 78.8% जो है इसकी परसेंटेज है। नाइट्रोजन की बात करें तो ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस है। ये तीनों की बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि हमारे वायुमंडल की ऐसी गैस जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है, तो क्या बोलेंगे भैया? नाइट्रोजन गैस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सी गैस है, तो बोलेंगे कि पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत
गैस है वो भैया आपकी नाइट्रोजन गैस है। गलती करने की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है, तो वायुमंडल की ऐसी गैस, एटमॉस्फेयर की ऐसी गैस जो वायुमंडलीय दाब का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मुख्य घटक है, मेन कॉज है, तो भैया वो कौन सी है? आपकी नाइट्रोजन गैस है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें नाइट्रोजन गैस की तो ये आग को तेजी से फैलने से रोकती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि आग को तेजी से फैलने से कौन सी गैस रोकती है? तो आग को तेजी से फैलने से जो गैस रोकती है वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। देखिए यहां से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस टॉपिक को आप स्किप ना करिएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। उसके बाद हमने पढ़ा पेड़ पौधों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है और वायुमंडलीय दाब की ये प्रमुख घटक है नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन आग को तेजी से फैलने से रोकती है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन गैस जीवनदायिनी गैस कहलाती है। अगर बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन गैस जो है वो जीवनदायिनी गैस कहलाती है और ऑक्सीजन आग को जलाने में सहायता करती है। देखो वायुमंडल की ऐसी गैस जो आग को तेजी से फैलने से रोकती है वो तो हमने इससे पहले पढ़ी नाइट्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन वायुमंडल की ऐसी गैस है जो कि आग जलाने में सहायता करती है और ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी गैस मानी जाती है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपकी ऑक्सीजन गैस मानी जाती है और हमारे वायुमंडल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपकी ऑक्सीजन गैस। आगे बात करते हैं आपका आर्गन गैस। हमारी वायुमंडल की तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, तो गलत नहीं करने का, क्या बोलेंगे? ऑर्गन गैस। ऑर्गन गैस हमारे वायुमंडल की तीसरे नंबर पे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है और आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि आर्गन गैस का इस्तेमाल विद्युत उपकरणों जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है। तो हमारी वायुमंडल की ऐसी गैस जिसका इस्तेमाल बल्ब, ट्यूबलाइट आदि में किया जाता है तो बोलेंगे आपकी भैया आर्गन गैस है। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप देखते हो ना जो विद्युत उपकरण है जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इनमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो भैया इनमें आर्गन गैस पाई जाती है और आर्गन गैस की प्रतिशत मात्रा मैं आपको बता चुका हूँ। अगली गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बता चुका था कि हमारे वायुमंडल की चौथी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपकी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो यह गैस भारी होने का, भारी क्यों है? क्योंकि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत में है। तो यह गैस भारी होने के कारण वायुमंडल में निचली परत में पाई जाती है। तो याद रखना है कि हमारे वायुमंडल में सबसे निचली परत में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो बोलेंगे सबसे निचली परत में जो पाई जाने वाली गैस है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर स्टूडेंट्स होनी चाहिए। पेड़ पौधों के लिए श्वसन क्रिया में बिल्कुल काम आती है। आपने देखा होगा जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, उस क्रिया में जो है काम आती है आपकी CO2 गैस, CO2 और ऑक्सीजन। और भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव, आपने देखा है ना ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट? इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन सी है। आपने सुना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें क्या है? जिम्मेदार है आपके किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। लेकिन अत्यधिक जो जिम्मेदार ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए है वो कौन सी गैस है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। इस बात को आपने याद रखना है। ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, ये बातें आपको नंबर दिलाने वाली बातें हैं। तो इन बातों को कृपया कर आप जरूर अपने माइंड में बिठाइएगा। अगली जो हमारी आखिरी गैस बचती है वो है हाइड्रोजन गैस। सर इसके बारे में तो आपने बताया नहीं था, लेकिन इसको क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। तो हमारे वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो बोलेंगे भैया हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारे वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। और अगर भैया बात करें हाइड्रोजन गैस की तो ये जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है। तो जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देने वाली गैस कौन सी है? तो बोलेंगे हाइड्रोजन गैस ऐसी गैस है जो जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देती है और जलने पर अत्यधिक ऊर्जा देने के कारण इस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
तो वायुमंडल की किस गैस को भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, ये बातें वो बातें हैं जो आपको नंबर दिलाने वाली है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। देखो, वायुमंडल की संरचना कितने लेयर से हुई है, कितने परतों से हुई है? तो वायुमंडल में सबसे 5 परतें हैं। शोभमंडल जिसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, फिर है मध्य मंडल जिसको मेजोस्फीयर कहते हैं, फिर आपका आयन मंडल जिसको आइनोस्फीयर कहते हैं, फिर है बाह्य मंडल जिसको एक्जोस्फीयर कहते हैं। मैं अंग्रेजी में भी बता चुका हूँ, हिंदी में भी बता चुका हूँ, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एक एक करके हम इनको डिटेल से डिटो रूप से पढ़ने वाले हैं। देखो, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर पहले शोभमंडल है, फिर समताप है, फिर मध्य है, फिर आयन है, फिर आपका भैया बाह्य मंडल बोले तो भारी मंडल है। तो गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं आप शोभमंडल ट्रोपोस्फीयर में। देखिए, मेरी वीडियोज़ आपके लिए थोड़ी लंबी ज़रूर है, 20 से 25 मिनट की वीडियो है, लेकिन भैया इतना बच्चा आराम से सुन सकता है। तो कम समय में अच्छी चीज़ें, एनसीईआरटी लेवल का अच्छा निचोड़ आप तक मैं लेके आ रहा हूँ। हाथ से बनाए हुए नोट्स है, बहुत मेहनत लगी है भैया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में एक नाम एक नारा जरूर लिखे, हर हर महादेव, जय शिरगुल महाराज। अगर बात करें शोभमंडल की, तो शोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है शोभमंडल। देखिए, शोभमंडल की बात करो तो इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर होती है, लेकिन सतह से, ये पृथ्वी है और सतह से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। लेकिन एक चीज और है, ध्रुवों पर शोभमंडल की ऊंचाई, जो ट्रोपोस्फियर है, ध्रुव होता है पोल, पोल पर जो इसकी हाइट होती है वो मात्र और मात्र 8 किलोमीटर। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कैसे कैसे ऊंचाई होती है भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। बच्चा, भूमध्य रेखा से 8 किलोमीटर होती है और ध्रुवों से कितनी होती है? ध्रुवों से 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर होती है। ये बात तो आप समझ गए। अच्छा, अगर मैं इसको गोल घुमाऊँ, ये पृथ्वी है और मैंने यहाँ पे 2 बातें बोली, मैं इसको भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, टीचर वो होता है जो बच्चे को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, ये है आपका ध्रुव, ये है ध्रुव। ध्रुव होते हैं पृथ्वी के कोनों पे। यहाँ से तो इसकी ऊंचाई है कम, ये है शोभमंडल, यहाँ तक है 8 से 18 किलोमीटर होता है। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई मात्र मात्र 8 किलोमीटर। लेकिन जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से तो यहाँ से ऊपर लेना पड़ेगा, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। तो भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक हो जाती है, लेकिन जब ध्रुवों से इसकी ऊंचाई होती है वो मात्र और मात्र 8 किलोमीटर होती है। देखो, समझाने वाले बहुत है मार्केट में, लेकिन जो अच्छे से समझाए, जो माइंड में बिठाए, वो एक असली मास्टर होता है, वो एक असली गुरु होता है। और यूथ अध्ययन चैनल में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर बच्चा कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप ज़रूर हमको बता सकते हैं। हम देखो अपनी त्रुटियों और गलतियों पर सुधार कर सकते हैं। अगर बात करें सारी मौसमी गतिविधियों की, तो जितनी भी मौसमी गतिविधियां हैं शोभमंडल में ही होती है। तो यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वायुमंडल के किस परत में आपकी सारी मौसमी गतिविधियां होती है। मौसमी गतिविधियां बोले तो भैया, तो मौसमी गतिविधियाँ बोले तो जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी या वर्षा का आना। इंद्रधनुष आग में बिग व्योर देखा होगा, आंधी आ रही है, वर्षा आ रही है, बादल बन रहे हैं, तो भैया ये कहाँ बनते हैं? तो ये सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये कहाँ पर होती है? तो ये ट्रोपोस्फीयर में होती है, ये शोभमंडल में होती है। देखो भैया, गलती वो बच्चे करते हैं जो गलतियाँ बार बार करते हैं। आप यूथ अध्ययन के बच्चे हो, एक बार सुन के माइंड में बिठा लेना है कि सर ने बोला है कि शोभमंडल में ही सारी की सारी मौसमी गतिविधियाँ होने वाली है। चाहे आंधी आ रही है, चाहे वर्षा आ रही है, सारी घटनाएं कहाँ होगी? ट्रोपोस्फीयर में। भैया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शोभमंडल में प्रति 165 मीटर की, ये आप पृथ्वी पर हो, लेकिन जब आप शोभमंडल में 165 मीटर ऊपर जाओगे, 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। इससे पहले मैंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ पर जब हम पृथ्वी के 32 मीटर अंदर जा रहे थे तो तापमान बढ़ रहा था। लेकिन जब शोभमंडल में उल्टा है, वायुमंडल में उल्टा है, लेकिन जब हम शोभमंडल में ऊपर जाते हैं 165 मीटर, तो भैया क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊंचाई जो है वो क्या हो जाता है? तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, आप 165 मीटर ऊपर चले गए, यहाँ का तापमान था 20 डिग्री, ऊपर जो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे तापमान क्या हो जाएगा? ठंडा होता रहेगा। और अगर बात करें
क्षोभ मंडल की, तो इस मंडल को कन्वेंशनल जोन, संवहन मंडल भी कहा जाता है। और ये आपको याद रखना है कि जो आपका समताप मंडल और क्षोभ मंडल है, ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका क्षोभ मंडल। यहाँ तक क्षोभ मंडल था। अब क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल की जो सीमा है, ये सीमा, तो इस सीमा को क्या कहा जाता है? इस सीमा को कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है क्षोभ सीमा, ये भी आपको जरूर याद रखना है। चलो जी, अगला है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको बोलते हैं समताप मंडल। देखो, समताप मंडल पर तापमान लगभग समान रहता है। इस बात आपको याद रखनी है कि जो समताप मंडल है वहाँ पर तापमान बिल्कुल समान रहता है। और कल से हमारी जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो भी लगातार चलने वाली है। क्वेश्चंस की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की सीरीज़ से बहुत सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं, और वही सीरीज़ वहाँ से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो बात बनेगी, अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन की सीरीज बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी हम कल से मैं कंटिन्यू करूँगा, जहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके लाता हूँ और एक क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन बनाता हूँ। देखो, टॉपिक वाइज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं कमीशन के लिए टॉपिक वाइज लेके आया हूँ, क्योंकि कमीशन के लिए अगर आप टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो समताप मंडल पर तापमान किस वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है पृथ्वी से, वो कितनी होती है? 18 से 50 किलोमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समताप मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर पृथ्वी से होती है। और अगर बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल में सारी मौसमी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि मौसमी घटनाएं हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे होती है सर? क्षोभ मंडल में जो है वो मौसमी घटनाएं होती है। अगर बात करें जैसे कि आंधी आना, बादल बनना, बिजली का कड़कना, ये सारी की सारी घटनाएं जो है यहाँ पर नहीं होती है। और तापमान समान रहने और मौसमी गतिविधियों से मुक्त रहने के कारण, याद रखना है कि तापमान समान रहता है, सारी मौसमी गतिविधियां जो है उनसे मुक्त रहने के कारण जो वायुयान है, जो आपके एरोप्लेन जो आपने देखे हैं ना, वो भैया समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रखना है कि एरोप्लेन कहाँ पे उड़ाए जाते हैं। तो अगर एरोप्लेन की बात करें, वायुयान की बात करें भैया, तो ये समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। गलती करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है, जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से का अवशोषित कर लेती है। एक ओजोन परत है, और ये ओजोन परत जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। और अगर बात करें ओजोन परत की, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें बहुत हानिकारक होती है। परावैंगनी किरणें, इससे ना आपको कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है और त्वचा जैसे रोग हो सकते हैं। तो ये इसी से हमें जो है वो ये जो परावैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आती परावैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेंज जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, तो इन्हीं से बचाती है हमको ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में समताप मंडल में पाई जाती है। और अगर बात करें ओजोन परत की, तो ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है, इसीलिए इन बातों को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। ये नंबर दिलाने वाली बातें हैं। और कभी कभार जो समताप मंडल है, यहाँ पर एक बादल भी पाए जाते हैं। वैसे यहाँ बादल नहीं होते, लेकिन समताप मंडल के निचले भाग में एक बादल होता है। आपने तो उसका नाम नहीं सुना, लेकिन मैं सुना देता हूँ। यही चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा चीज़ें हमसे पढ़ते हो। तो पक्षाप बादल, जिसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, तो मदर ऑफ पर्ल क्लाउड समताप मंडल की निचली परत में कौन से बादल पाए जाते हैं? तो ये पक्षाप बादल यहाँ पर समताप मंडल में पाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। समताप मंडल की ठीक ऊपर है, पहले हमने पढ़ा क्षोभ मंडल, फिर पढ़ा हमने समताप मंडल, अब पढ़ रहे हैं हम मध्य मंडल, मतलब बीच वाला मंडल है। टोटल 5 है, और बीच में जो आता है वो मध्य मंडल आता है। मध्य, इसीलिए इसको मध्य मंडल का नाम दिया। इसकी ऊंचाई जो है वो 50 से 80 है। सबसे पहले पढ़ा आपने 8 से 18 क्षोभ मंडल, फिर 18 से 50 पढ़ा आपने समताप, और फिर 50 से जो 80 पढ़ रहे हैं वो है मध्य मंडल। ये तीन तो सभी इनके डिस्टेंस तो सब में सेम है, लेकिन इसके बाद जो आपका आयन मंडल और बाह्य मंडल आएगा, उनका डिस्टेंस थोड़ा किताबों में अलग अलग है। सभी किताबों में अलग अलग डिस्टेंस बताया गया है, अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा। अगर बात करें मध्य मंडल मेजोस्फीयर की, तो मेजोस्फीयर वायुमंडल की तीसरी परत, सबको पता है तीसरी परत है, और ये वायुमंडल के बीच में स्थित है। ये भी एक बच्चे को पता होगा। अच्छा, अगर बात करें इसके विस्तार की, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये 50 से 80 किलोमीटर में फैला हुआ है। और अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, अंतरिक्ष से जितने भी मेट्रॉइड्स आते हैं, मेट्रॉइड्स बोले तो उल्कापिंड, जो कि आग के जो गोले होते हैं, वो मध्य मंडल में आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। अब क्यों समाप्त होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा माइनस में हो जाता है जब आप 80 किलोमीटर तक जाते हैं।
लगभग 80 किलोमीटर तक जाते जाते मध्य मंडल का तापमान -100 डिग्री हो जाता है। तो हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है? तो सबसे ठंडा मंडल, ये मैं ऐड नहीं कर पाया था लेकिन मैं आपको यहाँ से दिखवा रहा हूँ कि हमारे वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन सा है। तो हमारे वायुमंडल का जो सबसे ठंडा मंडल है वो आपका मध्य मंडल है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 80 किलोमीटर तक जाते जाते यहाँ पे जो तापमान हो जाता है वो -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो बहुत ठंडा मंडल है आपका मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के बाद जो बात करेंगे वो करेंगे आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर बोले तो हिंदी भाषा में आयन मंडल। भाई आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर स्थित है और ये इसकी जो ऊंचाई है वो कई किताबों में 80 से 580 है, कई किताबों में 80 से 600 है, लेकिन हम बोलेंगे 80 से 400 किलोमीटर का दायरा है आपका आयन मंडल का, आइनोस्फेयर का। देखिए वायुमंडल की यही परत रेडियो तरंगों को भी परावर्तित करती है। तो वायुमंडल की वो परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है तो वो है आपकी आइनोस्फेयर, आयन मंडल है। गलती करने की आवश्यकता ना के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, संचार उपग्रह की बात करें तो कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो संचार उपग्रह जो आज जो है आप कनेक्ट हो दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कोलकाता, ये जो आप कनेक्ट हो ना, ये संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कारण है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ सेट किए गए तो ये आयन मंडल में सेट किए गए। और आयन मंडल वायुमंडल की चौथी लेयर है, यहीं से रेडियो वेव्स परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, सच में पसंद आती है, तो कमेंट बॉक्स में ना एक कमेंट हर हर महादेव का लिखना है सभी बच्चों ने। लास्ट है आपका वायुमंडल। वायुमंडल जिसको बोलते हैं एक्जोस्फेयर। वायुमंडल की बात करूं तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह कौन सी है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी सतह है वो है आपकी वायुमंडल, जिसको आप एक्जोस्फीयर कहते हैं। और वायुमंडल की कोई भी ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है किसकी सीमा ये है। तो वायुमंडल की कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, इस बात को आपने याद रखना है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है कि जो वायुमंडल है उसकी कोई भी ऊपरी सीमा नहीं, क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर इसकी एरिया माना जाता है कि 10,000 किलोमीटर तक इसका एरिया है। और वायुमंडल जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों के संलयन से बना है। तो वायुमंडल जो वायुमंडल का ऐसा लेयर जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ज़्यादातर बना है तो आपका एक्जोस्फीयर है वो। और यहाँ पर जो है इनकी गैसों की अधिकता पाई जाती है। तो याद रखना वायुमंडल का ऐसा कौन सी परत है जो कि सबसे बाहरी परत है, सबसे ऊपरी सीमा जिसकी निर्धारित नहीं है, और हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की अधिकता किस परत में वायुमंडल के पाई जाती है। तो इस सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को बहुत डिटेल से सुनिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा जय बोले शंकर, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव, जय माँ बंग्याणी।